नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके है। रिसेंटली अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की भारत गश्त के बाद तेजस MK1 की एक कस्टमाइज वेरिएंट को अर्जेंटीना को ऑफर करने की बात सामने आई थी और इसको लेके अभी अर्जेंटीना की तरफ से तेजस की एक डिटेल रिपोर्ट को भी सबमिट करने के लिए HAL को कहा गया था। HAL की तरफ से प्रपोज किए गए सभी चेंजेस और अपग्रेड्स जिसमें UK बेस्ड सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाएगा, तो इसकी एक डिटेल रिपोर्ट को अर्जेंटीना की तरफ से मांगा गया था। अब यहाँ तक तेजस को लेकर अर्जेंटीना थोड़ा इंटरेस्टेड लग रहा था, क्योंकि UK बेस्ड सिस्टम की रिप्लेसमेंट के लिए जो ऑफर HAL की तरफ से दिया गया था उसको वो वायलेट करना चाहते थे। लेकिन अभी HAL की तरफ से कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने की बात कह सकते हैं। यानी कि HAL की तरफ से अभी इसमें कुछ ऐसे ऑफर या कंडीशंस रखा जा रहा है जिससे तेजस की इंटरेस्टेड बायर भी इसे खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी अर्जेंटीना की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए HAL की तरफ से बात बताया जा रहा है कि हम अभी तेजस में मौजूद सभी UK बेस्ड सिस्टम्स को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें एयरक्राफ्ट की जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकता है। खास करके पिछली वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि इसकी रीफिलिंग प्रोब को बदलने से कुछ मेजर लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट को रिलोकेट करने की ज़रूरत पड़ सकता है और इसकी इजेक्शन सीट को भी किसी US या रशियन ऑरिजिन सीट से रिप्लेस करने से एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में भी थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऊपर से इन सब चेंजेस को करने के बाद सेलिमैक यानी कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन को भी हासिल करना पड़ेगा। अब यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी HAL की तरफ से एक कंडीशन रखा जा रहा है कि ये जो चेंजेस अभी किया जाएगा, ये सब चेंजेस करने में जो खर्चा आएगा इसको अर्जेंटीना को वहाँ पे उठाना पड़ेगा। अब ये वो कंडीशन है जो कि अर्जेंटीना को तेजस को सिलेक्ट करने से रोक भी सकता है, क्योंकि चाइना अभी JF-17 को काफी एग्रेसिवली पुश कर रहा है और अभी तक तेजस को एक भी एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल पाया, जिस वजह से HAL को सबसे पहले किसी देश को इसको एक्सपोर्ट करने पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए और अपनी कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अभी से ही अगर हम इसे कंडीशन रखने की कोशिश करेंगे तो शायद ही इसको कोई आगे चल के खरीदने वाला है। तेजस हमारा प्रोडक्ट है और हमें इसको बेचना है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कस्टमर का क्या डिमांड है और इनिशियली अगर इसमें कुछ खर्चा भी होता है तो फ्यूचर में ये तेजस की एक्सपोर्ट के लिए रास्ता खोल सकता है, जिससे हमें आगे चल के फायदा होने वाला है और आगे चल के हमें इससे बेहतर एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। लेकिन अभी से अगर हम लोग ऐसे कंडीशन रखने की कोशिश करेंगे तो ये 100% तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव असर डालने वाला है। अगला अपडेट कलवरी क्लास की सबमरीन को लेके है, जिसे हम इंडियन नेवी की सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन कह सकते हैं। अभी रिसेंटली भारत और फ्रांस के बीच एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदने के लिए बातचीत किया गया और इसी के साथ अभी फ्रांस की तरफ से स्कैल्प मिसाइल की नेवल वेरिएंट को भी भारत को ऑफर किया गया था। आज इसको लेकर कुछ और अपडेट सामने आ रही है, जिसमें ये पता चला कि फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपनी F-21 टॉर्पीडो को ऑफर किया जा रहा है और सिर्फ ऑफर ही नहीं किया जा रहा है बल्कि इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसको ऑफर किया जा रहा है। अब अगर सबमरीन लॉन्च्ड हैवीवेट टॉर्पीडो की बात करें तो अभी के लिए हमारे पास इसका कोई भी इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ साल में हम इसको डेवलप कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई एक्टिव ऑप्शन मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास कोई मॉडर्न हैवीवेट टॉर्पीडो मौजूद है। पिछले कई सालों से हम नए टॉर्पीडो को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नेवी की तरफ से ब्लैक सैक टॉर्पीडो को खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी लियोनार्डो पर बैन लगने की वजह से डील आगे नहीं बढ़ पाया था और अभी तक हमारे पास कोई भी मॉडर्न टॉर्पीडो मौजूद नहीं है और सभी सबमरीन में पहले खरीदे गए पुराने टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारी सबमरीन की जो ऑफेंसिव पावर उसको काफी मिनिमाइज कर रहा है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से जो ऑफर दिया गया था ये भारत के लिए इंटरेस्टिंग ऑफर हो सकता है, क्योंकि अभी इन टॉर्पीडो को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिससे भारत को फायदा हो सकता है। इन टॉर्पीडो की बात करें तो जैसे कि इनको फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से बनाया जा रहा है, जिसको सेम कंपनी कलवरी क्लास की सबमरीन को डेवलप किया है, तो इससे इसको कलवरी क्लास के किसी भी सबमरीन में ऑपरेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली या कॉम्पैक्टिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इनिशियली इनको जब ऑफर किया गया था सबमरीन के साथ, तब इनको खरीदने के लिए नेवी इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इन टॉर्पीडो में 250 केजी तक की वॉरेट को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ आ सकती है और इसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो कि काउंटर मेजर सिस्टम को भी फिल्टर आउट कर सकता है। लेकिन अभी इसको सिलेक्ट करने के पीछे जो सबसे मेजर पॉइंट होने वाला है वो इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वरना
नेवी की तरफ से अभी भी ब्लैक सैक टॉर्पेडो को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इजेक्शन सीट्स को लेके। रिसेंटली तेजस की एक्सपोर्ट वाली न्यूज़ में आप सभी को पता चल चुका होगा कि एक इंडिजिनस इजेक्शन सीट ना होने की वजह से हमें तेजस को एक्सपोर्ट करने में कितनी दिक्कत आ रही है, जिस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस इजेक्शन सीट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही अभी डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस इजेक्शन सीट पैराशूट सिस्टम को भी डेवलप कर लिया गया। इन सिस्टम को आमतौर पर इजेक्शन सीट के साथ इस्तेमाल किया जाता है और जब कोई इजेक्ट करता है तो सीट में जो पैराशूट होता है वो ओपन हो जाता है। अभी इस पैराशूट सिस्टम को सफलता के साथ डेवलप कर लिया गया और डीआरडीओ की तरफ से अभी इसकी मास प्रोडक्शन के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्टनर की तलाश किया जा रहा है। अभी एक एस्टिमेशन के मुताबिक आने वाले कुछ ही सालों में हमें इसे 350 के आसपास पैराशूट सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है और इनको अभी जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में एंटर करने की कोशिश किया जा रहा है। ये पैराशूट इजेक्शन सीट की हेडरेस्ट में फिट होने वाला है। जैसे ही पायलट इजेक्ट करता है तो कुछ स्पेसिफिक टाइम डिले के बाद ये पैराशूट ओपन हो जाता है और अगेन ये जो टाइम डिले एयरक्राफ्ट के एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट हायर एल्टीट्यूड में मौजूद होगा तो इजेक्शन के बाद पैराशूट ओपन होने का जो डिले होगा वो जितना रहेगा, लो एल्टीट्यूड में वो टाइम डिले काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की रफाल को लेके है। अभी के लिए रफाल इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसकी वीवीआर कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स में मौजूद किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर आसानी से वीवीआर एडवांटेजेस को दिला सकता है और इसकी मेन कारण इसमें इस्तेमाल होने वाली मीटियोर मिसाइल है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डसॉल्ट एविएशन से रफाल में मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट करने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें खास करके अस्त्र और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डसॉल्ट एविएशन को इंडियन एयरफोर्स में मौजूद सभी रफाल को इंडियन मेड वेपन्स के साथ कॉम्पैक्टेबल बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए वेपन्स के अलावा अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी डेवलप किए गए वेपन्स को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। अभी के लिए हालांकि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को रफाल में इंटीग्रेट करने से हमें कोई बहुत बड़ी फायदा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका रेंज मीटियोर मिसाइल के मुकाबले काफी कम है और अस्त्र मार्क 1 को फायर करने के लिए हमारे पास कई और अल्टरनेटिव भी मौजूद है। लेकिन इसको अभी अगर हम रफाल में इस्तेमाल करते हैं तो एक सेकेंडरी वीवीआर मिसाइल के तौर पर, कॉस्ट इफेक्टिव वीवीआर मिसाइल के तौर पर रफाल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल आने वाली हैं, इनकी रेंज 180 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि मीटियोर मिसाइल का डायरेक्ट अल्टरनेटिव और सपोर्टिव मिसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले रफाल में इंडियन मेड वेपन्स को कॉम्पैक्टेबल बनाना पड़ेगा। अब इसके अलावा अभी अस्त्र मार्क 1 को रफाल में इंटीग्रेट करने से रफाल की वेपन पैकेज का भी हिस्सा बन जाएगा, जिससे फ्यूचर में इसको रफाल के करंट ऑपरेटर्स को भी हमें एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है, जिससे आगे चल के हमको फायदा हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसा स्टेप लेने का फैसला किया गया जिसे काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट को काफ़ी सम्मानीय रेजिमेंट माना जाता है और इसे आप इंडियन आर्मी का अटूट हिस्सा कह सकते हैं। ज़्यादातर इसमें नेपाली गोरखा सोल्जर भर्ती होते हैं और सालों से उनकी डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी और ब्रेवरी की वजह से उनको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में पसंद किया जाता है और सम्मान किया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से नेपाली गोरखा सोल्जर्स को आर्मी में इंडक्ट नहीं किया जा रहा है। अब इसका मेन कारण अग्निपथ स्कीम है, जिस पर नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था और नेपाली गोरखास की तरफ से इस स्कीम के अंदर इंडियन आर्मी में एंट्री लेने से मना कर दिया गया था। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पर सही भी हो सकते हैं, लेकिन इन 2 सालों में भर्ती ना होने की वजह से गोरखा रेजिमेंट में वैकेंसी बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो रहा है, जिसे भरपाई करने के लिए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक नई रूल को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आर्मी के मुताबिक अभी सेम रेजिमेंट में इंडियन ट्राइबल पीपल को इंडक्ट किया जाएगा, खास करके उन ट्राइब्स को जिनकी ट्रेडिशन, माइंडसेट, क्वालिटीज गोरखा लोगों के साथ सिमिलर होगा, उनको अभी इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में इंडक्ट किया जाएगा। अब गोरखा सिर्फ इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी के लिए, नागा रेजिमेंट के लिए, असम रेजिमेंट के लिए और असम राइफल के अलावा कई और सेक्टर में भी भारत में काम करते हैं, लेकिन मेनली इनको गोरखा रेजिमेंट के लिए जाना जाता है। तो अभी गोरखा रेजिमेंट में जो मैन पावर की कमी दिखाई पड़ रही है, उसे भरपाई करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल पीपल्स को इस रेजिमेंट में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिनका ट्रेडिशन और कल्चर जो होगा वो गोरखा के साथ सिमिलर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो गोरखा है वो सिर्फ नेपाल में ही मौजूद है, भारत में भी जो स्टेट है जो नेपाल से लगे हुए हैं वहां पर भी कई गोरखा लोग रहते हैं और ये वही गोरखा होते हैं जिनके पूर्वज जो है वो इंडियन आर्मी में सर्विस कर चुके हैं और अभी वो भारत में रहते हैं।
तो इसी वजह से अभी गोरखा रेजिमेंट में डायरेक्टली नेपाली गोरखाज के बदले इंडियन गोरखाज को भर्ती करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी नेगेटिव साइड होने वाली है कि पिछले कुछ सालों में चाइना गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब चाइना इनको डिप्लॉय करना चाहता है, लेकिन अभी तक नेपाली गोरखा मेजॉरिटी लेवल पर चाइना के आर्मी के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। पर अभी अगर इंडियन आर्मी में हम सिर्फ इंडियन गोरखा को इंडक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन को ऐड कर देंगे तो इससे नेपाली गोरखा चाइना के साथ ज्वाइन करने के लिए एक तरीके से मजबूर हो सकते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हमें इंडियन ट्राइबल पीपल को इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना चाहिए, लेकिन सालों से जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था जिसमें नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में शामिल होते थे, उनके साथ अभी छेड़छाड़ करना शायद सही नहीं होगा। और अगर वो अग्निपथ स्कीम के अंदर शामिल होना नहीं चाहते तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन को बनाना चाहिए या गोरखा रेजिमेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक्सेप्शन लिस्ट में डालना चाहिए। वरना फ्यूचर में अगर हमारा चाइना के साथ लड़ाई होता है और नेपाली गोरखा चाइना को ज्वाइन करने लगते हैं तो उनके साथ लड़ाई लड़ना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला। और मैं सिर्फ यहाँ पे फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इमोशनल लेवल में भी हमारे लिए एक मुश्किल समय होने वाला है, क्योंकि जो नेपाली गोरखा सालों से भारत की सुरक्षा करते आ रहे थे, हमें उनका ही खून बहाना पड़ सकता है, जो कि सभी के लिए एक दर्दनाक सिचुएशन होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।